बाकी असममितीय संतुलन को कहा जाता है अनौपचारिक संतुलन। पूछा गया है क्वेश्चन, औपचारिक संतुलन को क्या कहते हैं? आप आंसर करेंगे औपचारिक संतुलन को सममितीय संतुलन कहते हैं, और जो अनौपचारिक है उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक को कहते हैं क्या? अनौपचारिक को असममितीय संतुलन के नाम से जानते हैं कि वो किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म में है ना? ओके, आंसर क्या हो गया? आप कहते हैं एक रूपता समरूपता के नाम से जानते हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा कलर है, शेप है, लाइन है, सबको एक समान बनाने की कोशिश करते हैं, याद है? तो डिजाइन के समान तत्वों का उपयोग करके सामंजस्य बनाने के लिए किस डिजाइन का उपयोग किया, बात होती है ना। तो यहाँ पर 3 चीजें आती हैं क्या? एक होता है रेखा, दूसरा होता है दूरी, और तीसरा क्या होता है? माप होता है। तो रेखा, दूरी, माप ये अनुपात में आते हैं, ठीक है? इसे लॉ ऑफ रिलेशनशिप के या लॉ ऑफ ठीक है। ये जो आपका आकार है ये कैसा है? ये 2 आयामी है ना, 2 आयामी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें एक पहचाने जाने योग्य सीमा होती है, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तत्वों में अंतर को जोड़ देता है। पीले के साथ बैगनी मिला दिया, लाल के साथ हरा मिलाया, ऐसा करके अगर हम रंगों का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या? लय प्रदान करता है। और पुनरावृत्ति क्या है? तो लय प्रदान करने का एक तरीका है, और लय को हम क्या कहते हैं? हृदय जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब होता है नेम ऑफ द कलर, यानी कि रंग का नाम होता है। क्या होता है? रंग का नाम होता है। वैल्यू में ही हम क्या करते हैं? लाइट और डार्क देखते हैं ना। आपको याद है टिंट, टोन, शेड, है ना? टिंट क्या है, टोन क्या है, शेड क्या है? किसी भी रंग में ब्लैक मिला रहे हैं तो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है ना। ये आपको पता है, यही रंग के हल्के और क्या कर रहा है? गाढ़ेपन को निर्धारित कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आखिर में हम लोगों ने बैलेंस पढ़ा है, और अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा है। एक समान भार का वितरण ही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है ना। और जब एक समान वितरण हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो फोकस होगा वो दोनों तरफ बराबर होगा। लेकिन अगर एक कोई हावी हो जा रहा है, कोई एक आपका एक पोर्शन ज्यादा भार ले रहा है, तो सिंपल सी बात है दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हल्का हो जाएगा, अर्थात एक जो है वो दूसरे पर क्या हो गया? हावी हो गया, ठीक है? और ये चीज ना हो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, अर्थात संतुलन चाहिए, है ना। तो डिजाइन का तत्वों को इस तरह व्यवस्थित और आर्द्र जलवायु चाहिए। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया है ना। और गिनिंग क्या है? तो गिनिंग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। जरा आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कौन सी ऐसी मशीन है, उस मशीन का नाम क्या है जिसके थ्रू हम कपास में से या रुई में से ये जो बीज है जिसको पिनोला कहा जाता है उसको अलग करते हैं। उस मशीन का नाम बताइए। आप लोगों को मैंने पिछली बार शायद कड़ा बनाने की प्रक्रिया है। कार्डिंग का मतलब क्या होता है? धुनाई होता है। कीट कौन सा कीड़ा है जिसकी फसल को खराब करता है? पहला टिड्डी को या कपास की फसल को सबसे अधिक कौन सा कीट प्रभावित करता है? इट्स अ बॉल वर्म, ठीक है। जो आपका बॉल वर्म है ये ऐसा कीड़ा है, ठीक है, जिसको गोल कृमि भी कई बार कह दिया जाता है। ऐसा कीड़ा है जो कि क्या करता है? जो इसका होता है तो वो सीजन होता है गर्मी का, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? कुछ में से कौन सा कपास का सस्टेनेबल विकल्प है? बताइए। और यहाँ पे कन्वेंशनल कपास कन्वेंशनल कपास ही लिख दिया गया है तो वो होगा नहीं। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? अल्टरनेट मतलब क्या? उसकी जगह हम क्या दूसरा यूज कर सकते हैं? तो कपास एक वानस्पतिक जगत का है, और वानस्पतिक जगत में नायलॉन आएगा नहीं, पॉलिस्टर आएगा नहीं, ये तो खुद ही है, इसी का तो विकल्प चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? हेम्प। हेम्प क्या है? वो भी आपका वानस्पतिक जगत का ही रेशा है, वो भी सेलुलोज वाला ही रेशा है। थर्ड फैशन क्या है? ठीक है, पहला पुराने फैशन आइटम बनाना जिससे उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनते हैं, ये क्या है? अपसाइकल फैशन है, ठीक है। आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 42 आंसर आपका हो। एग्रीकल्चर क्या है? बताइए। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है। और यह सस्टेनेबल टेक्सटाइल उत्पादन का समर्थन कैसे करता है? कल्चर क्या है? बताइए। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है, समर्थन कैसे करता है? जल्दी से आंसर करिए। पहला ऑप्शन आपके, चाहे वो कॉटन हो, लिनन हो, हेम्प हो, तो वो उसके रेशे भी मजबूत होंगे, और वो रेशे मजबूत होंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे। यही तो बात है, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है? और यह सस्टेनेबल
टेक्सटाइल उत्पाद का समर्थन कैसे करता है? तो आप बताएंगे यह एक तकनीकी है जो मिट्टी के सेहत और जैव विविधता को बढ़ाती है ताकि दीर्घकालिक टेक्सटाइल फाइबर उत्पादन को क्या मिल सके? समर्थन मिल सके। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से मजदूरी करवाइए तो उसको हम उसके काम भर का पैसा दे दें, मतलब कि जितना उसका बनता है उतना हम दे दें, है ना। यही क्या है? यही आपका एथिकल फैशन है। ठीक है, अगर हमने किसी से फाइबर खरीदा, कपास खरीदा, भांग खरीदा, है ना, मतलब हेम्प खरीदा, लिनन खरीदा, कुछ भी खरीदा, ठीक है, किसी से कोई भी काम करवाया, तो उस मजदूर को हमको क्या कहा जाता है? एथिकल फैशन कहा जाता है। एथिकल फैशन सभी श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब कोई काम कर रहा है गर्मी में, आप यहाँ काम कर रहा है भाई, पैसिडिग्रेडेबल, सेमी बायोडिग्रेडेबल, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब यहाँ पूछा गया है कि वस्त्रों के संदर्भ में जैव अपघटनीय का क्या अर्थ है? पहला, वस्त्र जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा गैर विषैले घटकों में टूट सकते हैं। ऐसा एक क्वालिटी है किसी भी वस्तु का, अगर आप उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए तो वो क्या हो जाए? खुद ही गल जाए, है ना, वो खुद ही टूट जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, इसको क्या कहता है? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कॉटन है, जैसे आपका लीनन है, जैसे हेम्प है, जैसे रेमी है, अबाका है, मनीला है, ये सब प्राकृतिक हैं। आप इसको जमीन में क्या करिए, आप मिट्टी में डाल दीजिए, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? सड़ गल जाएंगे और आपके प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे रेसे को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है और ऐसे कूड़े को, है ना, क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वस्त्र जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा गैर विषैले घटकों में टूट जाते हैं, मतलब कोई रसायन नहीं है कि मतलब वो आपकी मिट्टी में केमिकल वगैरह आ जाएंगे, नहीं, नेचुरल है वो। उस आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 45 आंसर। और पर उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। कौन सा फाइबर सस्टेनेबल फैशन में आमतौर पर उपयोग है? क्यों? क्योंकि पानी कम, जबकि कॉटन में पानी लगता है, कपास में पानी चाहिए होता है, आर्द्रता इसको चाहिए होती है, लेकिन ये जो आपका बी है ना, यानी कि जो हेम्प है, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। आंसर क्या शुरू करता है? ठीक है, ओके, आपका पहला है 3 से 5 महीने, दूसरा है 6 से 10 महीने, दूसरा है 10 से 12 से 15 महीने, और लास्ट है आपका 18 से 24 महीने। बच्चा रेंगना कब शुरू करता है? आंसर क्या होगा? 6 से 10 माह का बच्चा 6 से 10 माह में बच्चा रेंगना क्या करता है? शुरू करता है। 6 माह में बच्चा बैठना ही शुरू करता है ना, ओके, और 11 माह में, 11 से 13 माह में बच्चा खड़ा हो जाता है। और तो ये जो रेंगना है, ये इन दोनों के बीच की अवस्था है। आप आंसर क्या करेंगे? 6 विकास सिद्धांत के सेंसरी मोटर अवस्था, जो कि इनकी पहली अवस्था है, ठीक है, सेंसरी मोटर अवस्था में आंसर करेंगे क्या? यहाँ आंसर करेंगे फिजिकल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, यानी कि शारीरिक संपर्क पर्यावरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मोटर कौशल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मोटर कौशल है? पहला आप, ठीक है, दूसरा है कूदना, तीसरी दौड़ना, कूदना, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये फाइन मोटर नहीं है। जबकि किसी बहुत छोटी चीज को पकड़ना, जैसे कि सुई को पकड़े हैं, है ना, पेन को पकड़ना, ये सब क्या है? फाइन मोटर के अंतर्गत आएंगी, अर्थात ग्रास्पिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे वस्तु को पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस उम्र में अपने पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं? बताइए, और बच्चे के द्वारा कहलाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। हेलो फेसस क्या है? तो अच्छा, कहीं कहीं हेलो फेसस होगा, कहीं कहीं होलो फेसस भी हम शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? हेलो फेसस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पूछा गया, अधिकांश बच्चे किस उम्र में पहला शब्द बोलना शुरू करते हैं? 6 माह, 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने? क्वेश्चन नंबर 54, आज 12वें महीने में बच्चा अपना पहला शब्द मम्मा पूरा बोलने लगता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए, संबंधित। ओके, और ये जब आपका जो 22 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें आपको याद होगा जीन प्याजे से भी क्वेश्चन पूछा गया था। का विकास, आप आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 55 आंसर करेंगे कि वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यह समझ की वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वो दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। में आत्म केंद्रण का क्या महत्व है? जल्दी से आंसर करिए। स्कीमा हो गया, स्कीम हो गया, एसिमुलेशन हो गया, अडॉप्शन हो गई, सब जीन प्याजे के शब्द हैं। ठीक है, तो पूछा
पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में कठिनाई, है ना, हम खुद की ही बात मानेंगे, हम दूसरे की कुछ नहीं सुनेंगे, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा नगाड़े है। ओके, तीसरा है सामाजिक कौशल का विकास और डी है नैतिक सिद्धांतों की समझ। आप क्या बताएंगे कि ये जो ईगोसेंट्रिज्म है ये क्या है? तो यह दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में कठिनाई है ना, मतलब बच्चा कुछ और देखे नहीं, उसे ये लगेगा जो भी कुछ है सब उसके लिए है। अगर सूरज घूम रहा है तो सूरज उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। अगर हवा बह रही है तो वो उसको ठंडी लगे इसलिए हवा बह रही है ना। इसको कहा जाता है क्या? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्र। उसको लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है, सूरज पृथ्वी का नहीं, सूरज उसका चक्कर लगा रहा है, वो चल रहा है इसलिए सूरज चल रहा है, ऐसा बच्चे को लगता है। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, न संबंधित है, बताइए बताइए विच डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन्वॉल्व यूजिंग बोथ हैंड टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। मतलब कौन सा विकासात्मक मील का पत्थर कार्यों को करने के लिए दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करने से संबंधित है? पहला फाइन मोटर स्किल। आप आंसर क्या करेंगे? जब ना दोनों हाथों के बीच समन्वय, हम इससे भी लिख ले रहे हैं, हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है द्विपक्षीय समन्वय, ठीक है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो कौन सा विकासात्मक किस उम्र में काल्पनिक खेलों में संलग्न होना शुरू करते हैं? बताइए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58, बच्चे सामान्यतः किस उम्र में काल्पनिक खेलों में संलग्न होना शुरू करते हैं? कल्पना में खेलने लगते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए, आपका पहला है 1 साल, दूसरा है 2 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 साल और जो चौथा ऑप्शन, बच्चा काल्पनिक खेलों में कब संलग्न हो जाता है? 2 साल, ठीक है। कैसे कि मैं मम्मी का रोल अदा करूंगी और तुम पापा का करना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। मैं डॉक्टर है ना, किचन। सब पहला है आपका बैबलिंग, दूसरा है आपका परिचित चेहरों पर मुस्कान, तीसरा है रेंगना, वस्तु को पकड़ना। अब ये वस्तु को पकड़ना, रेंगना, ये सब मोटर डेवलपमेंट से संबंधित है। ये जो बैबलिंग है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है। लेकिन सोशल से संबंधित क्या है कि अगर बच्चा किसी परिचित का फेस देख रहा है तो मुस्कुरा रहा है, ओके, तो इसको क्या कहेंगे? ये बच्चे का क्या हो रहा है? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। परिचित चेहरा, अटैचमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर टू। बताइए, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये चाइल्ड डेवलपमेंट में ये जो लगाव यानी अटैचमेंट शब्द है, ये क्या बता रहा है? अटैच हम कैसे कहते हैं कि ये बच्ची अपनी मम्मी से बहुत अटैच है, हम कहते हैं ना अटैच मतलब लगाव, वो है ना। जैसे कई बार देखिए ऐसे आपने देखा हो घर पे पेट वगैरह से भी हो जाता है, लेकिन चूंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है और बच्चे के कंसर्न में बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, बच्चा अपने जो उसके केयर टेकर होंगे, जो उसका ध्यान रखने वाला होंगे, मे बी कोई व्यक्ति है, मे बी मम्मी है, पापा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? द बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड देयर केयर गिवर, मतलब जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उसमें और शुरू करते हैं। पहले तो जैसे एक शब्द को हेलोपेसिस कह रहे थे, 2 शब्द को क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। मम्मा पानी, मम्मा कैट, मम्मा निन्नी, मम्मा भूख, ये मम्मा है ना। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच, याद है। तो यहाँ किस उम्र में 2 शब्दों का उपयोग, 2 शब्दों वाला वाक्य 12 महीने में, 18 महीने, 24, 2 साल का बच्चा ये चीज करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। अच्छा आप ध्यान रखना, कोहलबर्ग का क्वेश्चन आपके नेट में भी आया होता है ना। अवॉइड पनिशमेंट, बताइए क्या ये पूर्व सांस्कृतिक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, या फिर कन्वेंशनल स्टेज में है, या फिर लेट कन्वेंशनल, या जिसको पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर सांस्कृतिक अवस्था कह रहे हैं, उससे संबंधित होता है। तो सबसे पहला होता है ना, जब बच्चा पनिशमेंट की वजह से क्या करता है? गलत नहीं करता। तो आप देखिए पूछा गया कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता सजा से बचना है? बताइए, अवॉइडिंग पनिशमेंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 60 जाती है, बताइए कौन सी भावना, बताइए, ठीक है। हाँ, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भावना टॉडलर यानी छोटे बच्चे के विकास के दौरान सामान्य रूप से अनुभव की जाती है? पहला आपका जेलसी यानी जलन, दूसरा एंगर, ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है, आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 63 का हो गया। प्रवृत्ति डेवलप करते हर चीज नहीं, ये वाला है ना, कुछ भी कहिए। दूसरे हाथ की अपेक्षा पसंद करना शुरू करते हैं। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टिपिकली बिगिन टू शो अ प्रेफरेंस फॉर यूजिंग वन? 3 साल में। याद है, बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे बेटा इस हाथ से पेन मत पकड़ो, इस हाथ से पेन पकड़ो, है ना, ऐसे मत करो, तुम उस हाथ का भी यूज करो। तो वो उस एज में होता ही है कि मतलब वो एक हाथ जैसे मतलब, तो देखिए पूछा गया इको फैशन क्या है, ठीक है। ऐसा फैशन ट्रेंड बनाना
जब बचाएंगे तो हमें रोज नया नया खरीदना पड़ेगा, और उस कपड़े को खरीदने के लिए है ना वो कपड़ा बनना जरूरी है, और जब कपड़ा बनना होगा तो हमें पर्यावरण वाली चीजें चाहिए ही होंगी, है ना। तो बस हमारी चीजें सस्टेनेबल रहें, लंबे समय तक चले, ताकि हमें बार बार खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। जब खरीदने की जरूरत नहीं होगी, है ना, तो हमें उत्पादक अपने आप ही घट जाएगा, और उत्पादक घटेगा तो उत्पादक वाली जो सामग्रियां हैं जो पर्यावरण से मिली है वो अपने आप बची रहेंगी। हो गई ना बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यस, पूछा जा रहा है बच्चों की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए और व्यक्त करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पहला आता है भावनात्मक विनिमय, कि जहाँ पर हम क्या करें, भावनाओं की बात करें, वहां पर क्या होगा? इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक विनिमयन होगा। आंसर क्या होगा? कॉग्निशन का मतलब होता है तो जानना, सोशल आप जान ही रहे हैं, परिचित को देख के या अपरिचित को देख के मुस्कुराना, माँ को देख करके मुस्कुराना, 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, 5 से 6 माह में पिता को पहचानना शुरू करता है, ये सब आपके समाज में आते हैं। बिहेवियर, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 क्षमता। तीसरा है वाक्य बनाने की क्षमता, और लास्ट है खिलौनों को साझा करने की क्षमता। एक प्री स्कूल बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन प्याजे, संज्ञान मतलब चीजों को जानना, है ना। तो अब ये किससे संबंधित है? 10 तक गिनने की क्षमता, एक पैर पे कूदने की क्षमता उसमें विकसित हो जा रही है, वाक्य बनाना ये लैंग्वेज हो जाएगा, है ना, ये सोशल हो गया, ये आपका मोटर हो गया। आप क्या बताएंगे? एबिलिटी टू काउंट टू 10। ओके, आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, एक पैर पे कूदना क्या है? ये तो आपका मोटर डेवलपमेंट हो गया ना, ठीक है। अब वाक्य बनाने की क्षमता, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। खिलौनों को साझा करना सोशल डेवलपमेंट हो गया, सामाजिक विकास हो गया। बच क्या रहा है? आपका एबिलिटी टू काउंट 10, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68, सॉरी, जिसे पैरेलल प्ले कहा जा रहा है, ठीक है। इसका क्या महत्व? पहला, यह सामाजिक संपर्क विकसित करने में मदद करता है, यह भाषा विकास को बढ़ाना। आप आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। यह सामाजिक खेल का प्रारंभिक चरण है, जहाँ बच्चे साथ साथ खेलते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आंसर क्या हो गया? सी। ग्रुप प्ले आएगा ना, तो बच्चे साथ साथ खेलते भी हैं और एक दूसरे से बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ग्रुप प्ले में, लेकिन समानांतर में वो खेलेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। आंसर क्या हो गया? सामान्यतः किस उम्र में मन के सिद्धांत, थियोरी ऑफ माइंड की समझ दिखाना शुरू करते हैं? मतलब कब बच्चा ये समझने लगता है? आप आंसर क्या करेंगे? मन का सिद्धांत बच्चा कब समझना सीख जाता है? 3 से 4 साल का। कौन सा महत्वपूर्ण नवाचार हुआ था? पहला है सिंथेटिक रंगों का प्रयोग, या फिर आप बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग व्हील, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए, 72 पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राचीन वस्त्र तकनीकी का उपयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, वो सब हिस्ट्री है, ठीक है, और आपकी किताबों में सामान्य यूज करते थे, ठीक है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राचीन वस्त्र तकनीक का उपयोग करते थे। किसका? बुनाई का उपयोग करते थे, वीविंग का ही यूज करते थे, नीटिंग वीटिंग नहीं थी तब, ठीक है। के वस्त्रों का उत्पादन किस काल में प्रमुख हुआ? बताइए, ऊन के वस्त्रों का उत्पादन किस काल में प्रमुख हुआ? ठीक है, आप आंसर क्या बताएंगे? मध्यकालीन युग में, ठीक है। आंसर लास्ट आपका है मशीन बुनाई। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो ग्रीक कपड़े हैं, ठीक है, प्राचीन ग्रीक वस्त्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी जो शानदार एम्ब्रॉयडरी और पैटर्न थी। क्वेश्चन नंबर 74 का है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, किस संसाधन का उपयोग लेते हुए करना है, कितने समय में करना है, किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हुए करना है, किन किन लोगों का साथ लेना है, किन किन संस्थाओं का साथ लेना है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना है, ये सब कुछ किस में होता है? ये सब आपका बी है, नियोजन। सब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे? गे ग भविष्य, ठीक है, फ्यूचर टेंस। चलिए, आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन आर कौन सी थी बताइए, जल्दी से आंसर करिए। पूछा जा रहा है, हम लोग ने बात किया था, क्या था? जो आपका पोर्ट्स है यानी कि कोए हैं, उससे बीज को अलग करने के लिए, है ना, बीज को क्या करना है? बीज को अलग करने की जो मशीन है उसको क्या कहा जाएगा? कपास जैकार्ड लूम, जो जटिल कढ़ाई के लिए जाना जाता है, जटिल बुनाई के लिए लूम शटल, और एक आपका है स्पिनिंग जेनी। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर आप कर दिए। आप आंसर क्या करेंगे? आप करेंगे स्पिनिंग जेनी, ठीक है, याद करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। धागे को आपस में जोड़ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धागे को हम आपस में जोड़ते हैं और कपड़ा बनाते हैं। बताइए, इंटरलैसिंग की बात हो रही है, क्या उसको हम नीटिंग कहें, वीविंग कहें, डाइंग कहें या प्रिंटिंग कहें? हमने पहले भी ये क्वेश्चन शायद
इसके पहले बार जो 125 हुआ था वहाँ पर हमने इंटरलेसिंग इंटरलॉकिंग दोनों को समझा भी था। क्वेश्चन नंबर 78 आंसर कर दिया। आप आंसर क्या करेंगे? जहाँ पर इंटरलेसिंग की बात हो रही है वो क्या होगा? वो होगा वीविंग। जहाँ पर इंटरलॉकिंग की बात होती है वहाँ क्या होता है? नीटिंग होता है। ओके, क्लियर? आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 78 आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। डेनिम जो कि 12 बुनाई से बनता है ना। ओके, अब आपको बताना है कि डेनिम है क्या। पहला, एक प्रकार का सिंथेटिक धागा है जिस धागे से 12 बुनाई की जा रही है वो धागा किसका होता है? कपास यानी सूती होता है ना। तो आप क्या बताएंगे? ये क्या है? एक विशेष प्रकार का कपास का कपड़ा है जिसे क्या किया जाता है? 12 बुनाई से बुना जाता है। तो क्वेश्चन है कलर जोड़ने का, कपड़े को रंगना है और क्या क्या। कलर ऐसे तो है नहीं कि ला के जोड़ दिए है ना, फेविक्विक से चिपका दिए। तो कपड़े में कलर ऐड करने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? डाइंग कहेंगे ना। उसे क्या कहते हैं? रंगाई कहते हैं। प्रिंटिंग क्या है? आप और इसके साथ वीविंग है और फिनिशिंग है। आप आंसर तुरंत करें। जहाँ पर डाई जोड़ने की बात हो रही है उसको क्या कहते हैं? कलर जोड़ने की बात हो रही है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइंग प्रोसेस कहते हैं। 82 का आंसर क्या हो जाता है? जिसमें पैटर्न कौन सा शब्द ऐसे कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें पैटर्न बुनाई में होता है न कि प्रिंट किया गया? बताइए आंसर। आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आंसर आपको करना है। जैकार्ड, सैटिन, ट्विल और कैनवास। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 84। आप क्या बताएंगे? जैकार्ड। जैकार्ड अपनी जटिल बुनाई पैटर्न की वजह से तो जाना जाता है ना। जैकार्ड की विशेषता ये है, आप पढ़ते हैं ना जैकार्ड बुनाई जो कि एक जटिल बुनाई है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रॉसिंग उभरा हुआ है, सैटिन है या फिर आपका स्वेड है। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर आपको करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 85 आंसर आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। हम लोगों ने 12086 क्वेश्चन नंबर। शब्द की वस्त्र की शब्दावली में बायस शब्द किसे संदर्भित? बायस मतलब क्या होता है? तिरछा ना। तो देखिए, एक प्रकार की बुनाई या फिर कपड़े की ताने की तिरछी दिशा या एक रंगाई की टेक्निक। का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। प्रकार की सैटिन बुनाई जिसमें उच्च धागा गणना होती है, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर से बना कपड़ा, एक रंगाई की टेक्निक है या ऊन के लिए एक फिनिशिंग है। तो ऊन की फिनिशिंग के लिए अभी हमने नैपिंग सुना ही था। नेट का जो एग्जाम था उसमें पूछा था एक फिनिशिंग जिसको क्या कहा जाता? सिंजिंग कहा जा रहा था, जिसमें फ्लेम आग की सहायता से, गर्म रोलरों की सहायता से जो कपड़े पर रेशे थे उनको क्या किया जाता है? झुलसाया जाता है। इस परिचर्या को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, अभी नेट में पूछा भी गया था आपसे। प्रकार की सैटिन बुनाई जिसमें उच्च धागा गणना होती है। देखिए, अ टाइप ऑफ सैटिन वीव। सैटिन क्या है? सैटिन बुनाई से बना हुआ है। सैटिन वीव 90 कहा गया। सादा बुनाई वस्त्र उत्पादन में किसे संदर्भित करता है? बताइए, जो आपका प्लेन वीव है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? आप आंसर क्या करेंगे? कि जो हमारा प्लेन वीव है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? तो धागे की एक दोहराई जाने वाली बुनाई पैटर्न, ना एक दाना एक बाना ऐसे ऐसे करके। ठीक है, दूसरा है एक करिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द एक ऐसे कपड़े को संदर्भित करता है जिसे विभिन्न रंगों के धागों से बुनाई करके पैटर्न बनाया जाता है? जैकार्ड या फिर आपका हाउस है, उसको हम कहते हैं जैकार्ड। अभी आपने सुना ही था, पैटर्न वो भी बुन करके अगर हम बना रहे हैं वो हमारा क्या होगा? जैकार्ड होगा। वस्त्र की शब्दावली में क्रिम्प किसे संदर्भित? क्रिम्प मतलब है क्या? ज्यादा, अधिक ऐंठन वाला, अधिक ट्विस्ट वाला धागा या कपड़ा है ना। ये की तरंग या उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, मतलब आपका क्रिम्प का मतलब कैसे होता है? कैसे हम कहते हैं क्रिम्पिंग, क्रिम्प हेयर। अभी चूड़ा वगैरह बनाना होता है, नींद दूध ना है भाई। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द कपड़े की नमी को अवशोषित और रिलीज करने की क्षमता को दर्शाता है? पहला है जल निरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक। दूसरा है आपका हाइग्रोस्कोपिक यानी कि पानी को लेने वाला। रेसिलेंट यानी लचीला। स्ट्रेचेबल यानी कि खींचे जाने। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। क्या? हाइग्रोस्कोपिक। ये एक ऐसी क्षमता को बताता है, ऐसी क्षमता को दर्शाता है जो कि नमी को अवशोषित करने और उसे रिलीज करने से संबंधित है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अवशोषित भी करेगा, रिलीज भी करेगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा शब्द एक ऐसे कपड़े को संदर्भित करता है जिसमें धागे के लूप जानते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है, लूप काटे जाते हैं। अरे ऐसा, जिसमें धागे के लूप काटे जाते हैं जिससे उनकी जो सतह है वो सिफॉन में ऐसी कोई उबड़ खाबड़ सतह होती नहीं। बच क्या रहा है? प्लस। ठीक है, अब देखिए ये आप दिख रहा है
ये ऊबड़ खाबड़, जैसे आपने देखा होगा डोरमेट वगैरह भी आते हैं इसके, हो जाएगा आपका होगा प्लस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर रेशियो को ट्विस्ट करके हम क्या बनाते हैं, हम धागा बनाते हैं कि नमदा बनाते हैं कि फ्लीस बनाते हैं या थ्रेड मतलब कि धागा बनाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 आंसर आपको करना है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि हम क्या करते हैं, यानी कि धागा बनाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको आपस में क्या करके ट्विस्ट करके एक साथ मोड़ करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ नमदा में मतलब क्या होता है, छोटे छोटे तंतु, ठीक है, वो वूलन पे होते हैं, मुड़े जाते हैं, ट्विस्ट करके, कॉटन तो हो गया, हम धागा बना रहे हैं। आप देखिए पूछा गया what is core in the context of garment construction। गोर क्या संदर्भित करता है परिधान निर्माण के संदर्भ में। पहला एक प्रकार की फिनिशिंग है, दूसरा है एक त्रिकोण ये बना जाता है। आप यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 100 तक दिक्कत क्या हुआ, इसी कपड़ा इसका, ये आपने स्कर्ट वगैरह में देखा होता है, इसी को गोर के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हो, क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, पी हो गया। शोध को संदर्भित करता है, which term refer a fabric's ability to resist wear and tear। ठीक है, ओके। अब आपका लचक है या दूसरा आपका है क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया शीर्षकर टीयर। ठीक है, ओके। अब आपका लचक है या दूसरा आपका है आपका ड्यूरेबिलिटी यानी कि अस्थायीता, पुनरावृत्ति या सांस लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 102 आंसर आपको करना, आप क्या बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 व्हाट डज शीर्षकर रिफर टू इन टेक्सटाइल टर्म। पहला आप बताएंगे कि शीर्षकर एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें क्या होता है, क्रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार जिसकी सतह होती है। क्वेश्चन नंबर 103 आंसर क्या हो गया आपका, एक टुकड़ेगा नहीं, ठीक है, वह झुर्री रहित यानी कि आपका रिंकल फ्री। आप आंसर क्या करेंगे, सिकुड़न प्रतिरोध यानी क्रीज रेसिस्ट। किसको आप आंसर कर लेंगे, आप आंसर कर लेंगे किसको, वेलवेट को। ठीक है, वेलवेटी बनावट किसकी है, वेलवेट की है। ओके, आंसर क्या होते हैं, लेकिन दोनों में से एक अगर देखना है तो क्योंकि यहाँ वेलवेटी बनावट लिख ही दिया है तो वेलवेटी टेक्सचर किसका होगा, वेलवेट का हो गया है। ठीक है, आगे चल, वस्त्रों को ऊर्जा के लिए जलाना, वस्त्रों को लैंडफिल में फेंकना। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर करिए। आप आंसर क्या करेंगे, वस्त्रों को नए वस्त्रों में बिना गुणवत्ता खोए पुनः नवीनीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, वस्त्रों को नए वस्त्रों में बिना गुणवत्ता खोए आपको क्या करना है, रिसाइकल करना है, पुनर्नवीकरणी करना। आंसर क्या हो गया, कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रोसेस है कि कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये सुनिश्चित करता है कि एक वस्त्र सस्टेनेबल और एथिकल तरीके से उत्पादित, एथिकल फैशन हमने पढ़ा था ना कि अगर हमने कोई भी कपड़ा बनाया है तो उसमें जिन जिन लोगों से सब वस्तुएं प्राप्त की हैं या जिन लोगों का एफर्ट लगा है तो उनको क्या करिए, उनका पैसा दे दीजिए, है ना, भुगतान कर दीजिए। यही क्या था, एथिकल फैशन था, हम लोगों ने पढ़ा था। तो सस्टेनेबल और एथिकल तरीके से उत्पादित हुआ है ये कपड़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होता है, ISO 9001 या आपका OEKO टैक्स। अब ये होता क्या है तो आप देखिए ये क्या होता है, ये जो आपका ओको टैक्स है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किए गए वस्त्रों का एक लेबल होता है। मतलब कि ये जो एक तरीके से सर्टिफिकेट देता है, और ये सर्टिफिकेट किस चीज का होता है वो देखिए हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किए गए वस्त्रों का एक लेबल है। यह यान से लेकर तैयार उत्पाद तक कपड़ा सुरक्षा के लिए बेंचमार्क सेट तैयार करता है, मतलब एक बेंचमार्क तैयार कर देता है। ठीक है, अब बस आपको ये ध्यान रखना होता है, देखिए लिखा भी है, स्टैंडर्ड 100 लेवल वाले प्रत्येक आइटम को हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति के लिए सुरक्षा परीक्षणों में उत्तीर्ण होने के रूप में प्रमाणित किया जाता है। मतलब ऐसे कैसे होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस में अपसाइक्लिंग क्या होता है, आपके पास पहलाना एकदम आप क्या बताएंगे कि आपका सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस क्या कहता है, ये कहता है पुराने या त्यागे गए वस्त्रों से क्या करिए, कोई भी नया उत्पाद बनाइए। बॉक्स चमड़ा, दूसरा रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, तीसरा है आपका ऑर्गेनिक वुल लेदर, मशरूम चमड़ा, लेकिन ये मशरूम का मतलब ये नहीं है जो आप खाने वाला मशरूम है, ये ऊन से बना हुआ है, ऑर्गेनिक ऊन से बना हुआ लेदर, या फिर आपका एक्रेलिक। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम सस्टेनेबल फैशन में पारंपरिक चमड़े का जो आपका
जो आपका लेदर होता है ना, पारंपरिक कन्वेंशनल जो लेदर होता है, उसका अगर आप सबस्टेंस देखें, उसका अल्टरनेट देखें बेसिकली, तो उसका अल्टरनेट क्या होता है, फॉक्स आप लेदर होता है। फॉक्स लेदर आप ये देखिए, ये है, ठीक है। फॉक्स लेदर ये जो आपको दिख रहा है, ये देखने में कैसा होता है, ये एकदम लेदर जैसा ही होता है, ठीक है। ये देखने में कैसा होता है, एकदम लेदर जैसा ही होता है। देखिए लिखा हुआ है, वास्तविक सामग्री लागत, निषेधात्मक और अनुपयुक्त होती है या नैतिक चिंताओं के कारण होती है। कृत्रिम चमड़े को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे लैदरेट, नकली चमड़ा, या है ना। इसके साथ शाकाहारी उत्पाद, इसकी उत्पादन में उच्च स्तर पर पानी और रसायनों की आवश्यकता होती है। यह जैव अपघटनीय होता है और सतत प्रबंध। पर्यावरण की बात करें तो रिसाइकल, अपसाइकल, मल्टीपल टाइम यूजेबल, ये सब वर्ड अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि यह जैव अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल होगा और सतत प्रबंधित वन से उत्पादित होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। रंगाई प्रक्रिया का उपयोग मतलब कि एम्प्लॉइंग वाटर इंटेंसिव डाइंग प्रोसेस, और लास्ट है पुराने वस्त्रों का रिसाइकल करना। क्वेश्चन नंबर 120, आंसर क्या हो गया, पानी गहन गहराई प्रक्रियाओं का उपयोग, ठीक है। ओके, ये कम सस्टेनेबल है, मतलब पानी इसमें ज्यादा लग रहा है, तो जब पानी ज्यादा लग रहा है तो क्या, तो फिर कहाँ से वो हमारा पर्यावरण को बचाने वाला हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 120, आंसर क्या हो गया, सी हो गया, है ना। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक, निर्माण करना जो पुनर्नवीकरणीय सामग्रियों का न्यूनतम उपयोग करते हो। फिर लिखा है वस्त्रों का निर्माण करना, कहीं ना कहीं उसको टांग दीजिए, टूंग दीजिए, कहीं जोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, फेंकिए नहीं। फिर उसके बाद देखिए परिधान उत्पादन में केवल सिंथेटिक फाइबर का उपयोग, परिधान उत्पादन की लागत कम करना। नहीं, जब हम कपड़ा बनाए ना तो उसमें क्या करें, देखिए वस्त्र का निर्माण करना जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उसके प्रोडक्शन के समय कोई भी वेस्ट ना हो, कोई भी कपड़ा फालतू हो ही ना, ठीक है। सब कहीं ना कहीं हम क्या कर लें, यूज कर लें, कहीं जोड़ के पेज कर। कुछ एप्लीकेशन संकेत करता है कि एक उत्पाद कम से कम 50% ऑर्गेनिक फाइबर से बना हुआ है। पहला है गोड्स, दूसरा है आपका OEKO टैक्स, फेयर ट्रेड या ISO 14001। आप आंसर क्या करेंगे, आप करेंगे गोड्स। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स, याद है आपको, गोड्स का फुल फॉर्म भी नेट में पूछा जा चुका है ना। ओके, आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि ये क्या है, गोड्स है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। और ये ऑर्गेनिक चीजों पर ही काम करता है, ऑर्गेनिक फाइबर, ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक लिनन, सब ऑर्गेनिक, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए हो गया। आगे चलिए, ठीक सस्टेनेबल क्यों माना जाता है। पहला आपका ऑप्शन में क्या है, क्या कि यह कैसे बनाया जा रहा है, ये आपका सिंथेटिक पेस्टिसाइड, मतलब सिंथेटिक चीजों से बना हुआ है। दूसरा है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के तहत बिना सिंथेटिक रसायन के पाले गए भेड़ों से प्राप्त है। कृत्रिम की ऑर्गेनिक ऊन वो है जो भेड़ भी है ना, वो भी, उसको भी कुछ ऐसा नहीं खिलाया गया जिससे उसके बाल खूब लंबे लंबे हों, ठीक है, नहीं, वो भी जो सामान्य है, मतलब कुछ भी केमिकल किसी भी तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के तहत बिना सिंथेटिक रसायनों के पाले गए भेड़ों से प्राप्त होने। क्वेश्चन नंबर 103, वांडर बॉल फोर्स है, ये क्या है, यह ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणु के बीच के बंधों को बताता है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार, आप आंसर तो इसको रट ले सकते हैं, वांडर बॉल फोर्स, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको ये आंसर मतलब लगाते हैं, या हम कह सकते हैं लगाए, माना भी गया है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ये नहीं है, ये एक फोर्स है। फोर्स का मतलब होता है एक बल, ठीक है, एक बल एक बेसिकली होता है। लेकिन अगर हम बंध की बात करें तो बंध का मतलब होता है जैसे जोड़ने वाला, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है, याद होगा, है ना, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब जो जोड़ रहा है, और ये फोर्स है, ये एक बल है, ठीक। तो यस, और यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊन के तंतुओं के अणु में उपस्थित जो सल्फर के 2 अणुओं के बीच के बंध का नाम बताइए। और अब अगर हम आपसे ये कह रहे हैं वांडर बॉल फोर्स है, तो आप बताइए लिंकेज इसमें क्या है, सिस्टीन लिंकेज बॉन्ड होता है, ठीक है। ओके, कौन सा बॉन्ड होता है, सिस्टीन लिंकेज ये बॉन्ड होता है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक। तो
बेसिकली ये आपकी किताबों में यूथ वगैरह में ये सब दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा 16 किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, है ना। मिलाया नहीं गया है, मिला क्या कहा गया है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को निकाल लिया गया है। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, फोर्टिफिकेशन कहेंगे, या अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंटेशन कहेंगे, या फिर आपका एनरिचमेंट कहेंगे, या फिर एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट कहेंगे। याद करिए 2021 का क्वेश्चन याद आ रहा है, खाद्य मिलावट है किसी खाद्य पदार्थ से उसके बहुमूल्य पोषक तत्वों को निकालना, पहला ऑप्शन। दूसरा, किसी खाद्य पदार्थ में निम्न स्तर के पोषक तत्वों को मिला देना। तीसरा ए बी दोनों, चौथा कोई नहीं। आंसर हम लोगों ने क्या लगाया था कि मतलब 3 ऑप्शन थे, शायद तीनों ही ऐसे ही कुछ थे। हमने आंसर लगाया था कि बिल्कुल आप किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर उसकी पौष्टिक मूल्य वाली चीजों को निकाल ले रहे हैं तो वो खाद्य एडल्ट्रेशन है। अगर उसमें कुछ निम्न कोटि का मिला दे रहे हैं तो भी वो क्या है, एडल्ट्रेशन ही है। आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है, खाद्य मिलावट कहा जाता है। अब जल्दी से बताइए खाद्य मिश्रण एक्ट कब आया था, ठीक है। 1994, 1954, 1955, 1956। जल्दी से आंसर करिए, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, खाद्य मिश्रण अधिनियम कब आया था, आंसर कर दीजिए जी। आपके पास ऑप्शन में क्या है, आपके पास है 1994, 1954, 1955, 1956। आंसर क्या होगा, आंसर आप करेंगे 1954 को फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया था। करोड़ों के बारे में सबसे पहले वन आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में किसने दिया है, आप आंसर सुनिएगा। हम लोगों ने गृह प्रबंधन के अभिप्रेरण पढ़ा हुआ है ना, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, यही तो है जिसको हम लोग ट्रायंगल में प्रेजेंट करते हैं। सबसे केंद्र में कौन होता है, वैल्यू होता है, फिर आपका गोल कौन होता है, स्टैंडर्ड होता है। उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उसे धारण करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, आपके पास फ्राइड है, आपके पास उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उसे धारण करते हैं। ये स्टेटमेंट ये मौद्रिक नीति को लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा भी है। सोने की शुद्धता की अगर हम बात कर रहे हैं और आपसे 91.6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख दिया गोल्ड प्योरिटी और उसके आगे लिखा हुआ है 91.6। तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके आप हमें, ये कब आया आपके पास, 19 या दहेज आकृति। याद होगा हम लोगों ने स्टार फिश किचन की बात की है, जो इस तरीके से है, जो कि जगह को बहुत ज्यादा क्या करता है, इसलिए इसको उपयुक्त नहीं कहा जाता है, ठीक है। आपके पास, आप ये बताइए, हम लोगों ने आइसलैंड किचन, याद होगा प्राइदीपीय, ओके, या द्वीपीय किचन के बारे में बात की है। अब ये जो प्राइवेट जो विकलांगों के लिए बहुत बढ़िया वरदान थे, उसमें क्या किया जा रहा था, एक खंभे पर काम किया जा रहा था। तो आइसलैंड किचन है, ये लोगों ने कलर स्कीम पढ़ा है ना, आप लोग फटाफट से आंसर भी करते रहिए। हम लोगों ने कलर स्कीम पढ़ा है, हम लोगों ने मैनेजमेंट में पर्दों का अरेंजमेंट है ना, ये भी पढ़ा है कि किस रूप में कैसे सोफे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, हम लोगों ने पॉइंट पॉइंट करके पढ़ा हुआ है। अब देखिए अनुपात की बात की जा रही है, अनुपात का मतलब हो गया रेशियो, प्रपोर्शन। अगर दीवारें फीकी हैं तो अगर हम छत गाढ़े रंग का कर दे रहे हैं तो हमारा बढ़िया है ना, कंट्रास्ट कलर स्कीम हम बना रहे हैं, है ना, एक हमारा कलर डार्क है, एक हमारा लाइट है। दूसरा देखिए बैलेंस की बात हो रही है, संतुलन। फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराने वाला रंग प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बैलेंस है, कहीं पे फीका है और कहीं फैलने वाले रंग है, बहुत बढ़िया। रिदम देखिए, रिदम का मतलब है लय, मतलब आंखों का प्रवाह, है ना। अब हल्के नीले रंगीन दीवार पर नीले रंग का सोफा, है ना, आपका मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हो रहा है, सिमिलर कलर स्कीम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आकर्षण केंद्र की बात की जा रही है, दबाव एम्फेसिस की बात की जा रही है। अब ये बताइए सफेद रंग की दीवार है, आप उस पे क्रीम कलर की पेंटिंग लगा रहे हैं, तो क्या वो पेंटिंग चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, क्या वो ध्यान केंद्रित कर पाएगी, ठीक से विजुअल ही नहीं होगी, दिखेगी ही नहीं, है ना। तो ये तो आपका सही नहीं हुआ ना। आप आंसर क्या करेंगे, आप बताएंगे कि अनुपात वाला तो हमारा लाइन ठीक है, संतुलन वाला लाइन भी ठीक है, रिदम का भी लाइन ठीक है, लेकिन ये जो आकर्षण केंद्र वाली लाइन है वो ठीक नहीं है। भाई हमारी लाइट कलर की दीवार होती, हम उस पर डार्क कलर का फोटो लगाते हैं ना, ये हमारी डार्क कलर की दीवार होती, हम उस पर लाइट कलर की फोटो लगाते, तब वो अट्रैक्टिव लगता है ना। ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये आकर्षण केंद्र को क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, एनएससी है, ये क्या है, ये आपका टैक्स फ्री है, ठीक है। तो पूछा गया पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, राष्ट्रीय बचत पत्र, क्रेडिट मनी किसे कहा
कहा जाएगा? आपके पास मुद्रा मूल्य है, उसके बाद वस्तु का मूल्य है, दूसरा मुद्रा मूल्य है। बराबर क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर फिर सेम है, ठीक है। तो मुद्रा मूल्य और वस्तु मूल्य ये इक्वल, इसी को क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट मनी क्या है? याद कर लीजिए, आपकी मुद्रा मूल्य यानी मनी का जो वैल्यू है और प्लस जो आपका गुड है यानी जो वस्तु है उसकी वैल्यू, ठीक है, इक्वल, इसी को क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी का एक क्षेत्र है। ओके, आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर का मतलब क्या होता है? वही जो आपका कपास है उस कपास कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। सिरे, सिरे क्या है? एक ऐसी परिसज्जा, एक ऐसी फिनिशिंग है जो कि कपड़ों पर क्या करती है? चमक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अब आप बोलिए मैम चमक तो मर्सराइजिंग से मिलती है, हम कहेंगे यस, अगर चमक की बात होगी ना तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कोई सारी है। आप देखिए मर्सराइजिंग भी कपड़े पे चमक को क्या करता है? डेवलप करता है। इनफैक्ट बीटलिंग है, बीटलिंग से भी कपड़े में चमक प्राप्त की जाती है। ओके, आंसर क्या हो गया? 1 आंसर आपकी। फिर है अनमोडेस्ट्री, प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव। एक को कहा जाता है लज्जाशील, उसी को शालीनता कहा जाता है। दूसरे को लज्जाहीन, उसी को अशालीनता कहा जाता है। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक, और जो आपका डेकोरेटिव है उसको अलंकारिक कहा जाता है या सौंदर्य कहा जाता है। अब देखिए इसमें सुरक्षा भी है, मोडेस्टी भी है। टैटूइंग, गुदना है ना, आपने देखा होगा जिसको अब हम लोग टैटू कहते हैं। पहले पैटर्न बनाने की, पैटर्न आप समझ रहे होंगे, पैटर्न किसे कहते हैं? जो हम कपड़ा बनाते हैं ना, और जैसे इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, उसमें बहुत सारे कपड़े बनते हैं, को कपड़े पे रख करके प्लाज्मा कटिंग के थ्रू एक ही बार में हजारों पीस क्या किए जाते हैं? काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न बनाने का सर्वाधिक तेज विधि है, पहला आपका है सपाट विधि, फ्लैट विधि। दूसरा है ड्राफ्ट, क्या करें? हम मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है, नाप ले रहे हैं और फिर हम उसी के हिसाब से काम करें। ड्रैपिंग, हम एक हमारे पास जमी है, हम उसी पर सीधे कपड़े को क्या करें? लगा करके पिन की सहायता से ट्रैप करके हम क्या करें? काम करें। और एक आपका है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आपको बताना है कि ये जो सपाट पैटर्न विधि है ये है ना, दोनों है, दोनों का ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि बनता तो दोनों से ही है। वर्तमान में बहुत चीजें बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है, तो दोनों का ऑप्शन ही हटा देते हैं। हालांकि 2021 में दोनों का शायद ऑप्शन था। तो एक आपका ढाका की अगर हम बात करें, मलमल की बात करें, एक आपके पास ऑप्शन में है सूती, दूसरा आपके पास ऑप्शन में है रेशमी, तीसरा आपके पास कर देते हैं मिक्स, ओके, मतलब मिक्स धागा, और लास्ट हम आप कर देते हैं नन ऑफ दीज, मतलब कि कोई नहीं। अब जरा आंसर कर दीजिए तो, ठीक है। को क्या कहा जाता है? जामदानी के नाम से जानता है। लखनऊ की जो है उसको क्या कहा जाता है? लखनऊ के लिए। राजस्थान की क्या है? बंधेज है, ठीक है। गुजरात की क्या है? पटोला है ना, गुजरात की पटोला है ना। अब ये जो ढाका का मलमल है ना, इसमें ये डिजाइन प्रयोग की जाती है, ठीक है। स्थान स्थित है और ये नई दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम निन की बात करें तो ये जो निन है इसका जो संस्थान है, कोई भी यूनिट जो आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा 5 स्टार हो या कोई बहुत बड़ा होटल हो, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल से 75% होगी या जो कितनी होती है? 40 से 60% के मध्य ही हो। सर क्या करेंगे? अगर हम एक नॉर्मल रेंज देखें या वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होती है, कितनी आवश्यक होती है? आप आंसर करेंगे 2800 है ना। और हम लोग क्या कहते हैं कि जीआई वैल्यू क्या है या जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये क्या है? ये बस इतना मत, ये बना बनाया चार्ट है और इसकी एक रेंज है, वो 0 से लेके 100 है। इसी को क्या क्या डिवाइड किया गया है 3 हिस्से में, या ग्लाइसेमिक के नाम से जाना जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, जीआई का फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। और 0 से 100 इसका रेंज होता है। कभी पूछा जाए ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कितने स्तर हैं, आप बताएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के 3 स्तर हैं, लो ग्लाइसेमिक, मीडियम ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए, स्तर परस्पर संबंधी रहती है, उसे हम क्या कहें? जैसे मैप, ठीक है। अब में ओपन सिस्टम है ना, वो क्या है? वो खुला प्रणाली है। और अगर ना वर्ष घोषित किया गया था, आपके पास ऑप्शन के तौर पे 2021, 2022, 2023 और 2024, ये आपके ऑप्शंस हैं। बताइए किस वर्ष को? 2023। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत नेचुरल वेंटिलेशन होता है क्योंकि ऑलमोस्ट खुला ही होता है। कृत्रिम आवागम दबाया है, दबाने को दब गया तो छोड़ा, वो अपने पहले का ले लिया, वो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रतिस्कृतता कहता है। लेकिन कोई चीज आप खींच रहे हैं, जैसे आपका रबड़ बैंड
हैं, दबा नहीं रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच सी। आगे चलते हैं, वो हम क्या कहेंगे, लचीलापन कहेंगे, प्रत्यास्थता कहेंगे, तन्यता कहेंगे, या फिर उसे घन, है ना। अब इसमें प्रतिस्पंदता तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता हो जाएगा। ठीक, मुर्दे के पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की क्या है, पर किलोग्राम आपका है 1.5 और आंसर क्या आ गया आपका 0.6 ग्राम पर किलोग्राम। रेटिनॉल में किस को कहा जाता है जो अपने वास्तविक रूप में नहीं पाए जाते हैं, हम उसे किसी अन्य रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है और अपने वास्तविक रूप में आता है, तो ऐसे विटामिन को हम प्रोविटामिन कहते हैं। अब आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन B3 यानी नियासिन हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब प्रोविटामिन के उदाहरण हैं। ये सब हम वास्तविक रूप में नहीं ग्रहण करें, हम किसी दूसरे रूप में ले रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और फिर अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रोविटामिन के एग्जाम्पल हो गए। अब प्रोविटामिन मतलब कोई प्रोग्रामी रूप होता है कैरेटिन है, और यही बीटा कैरेटिन यानी हमारे यकृत में जा प्राप्ति हमें गेहूं जो कि निर्जलीकरण के दौरान बच्चे को दिया जाता है। बच्चों को नहीं, आप किसी को भी दे सकते हैं, अगर किसी को डायरिया वगैरह हो गया है तो हम लोग ORS का घोल पिला करके देते हैं ना, ORS का घोल देते हैं। अब इसका सोडा बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम क्लोराइड है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, ORS का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। आप ये भी समझिए कि ORS में 3 तत्व बहुत प्रमुख तौर पे हैं, एक आपका NaCl मतलब नमक, दूसरा आपका सोडा बाइकार्बोनेट, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड। अब ये कितनी मात्राओं में है, आगे 0.5, ये क्या है, ORS में कंपोजिशन होते हैं क्रमशः जो ऊपर 3 दिए गए और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को किस नाम से जाना। द्रव धारा में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिक और पॉल्यूट गैसेस की बात करें तो उसको दूर करने की तकनीक है उसको क्या कहा जाता है, क्लोरीनेशन के नाम से जाना जाता है। तो सभी क्वेश्चन नंबर आपको आंसर करना है 45। बताइए, भोज्य पदार्थों में खराब होने वाले बैक्टीरिया विकसित हो, ठीक है, इसमें न्यूट्रल पीएच में जो आपके अधिकतर भोज्य पदार्थों के खराब होने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, चीनी है, चीनी को हम क्या करते हैं, ताप के संपर्क में लेकर जाते हैं, हीमुलेशन कहलाएगा। आप बताएंगे अगर हम चीनी को गर्म कर रहे हैं और उसका कलर कैसा हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड कैरामलाइजेशन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 ये दिया है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अर्थात कौन है, प्रोसेस हो गया बी, यानी कि ये चेनले हॉल। ऑब्जेक्ट परमानेंस किससे संबंधित, तो पहले तो आप हम यही बता दिए ये शब्द किसने दिया गया है। यस, बहुत आप आंसर बताएंगे कि ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास के पितामह, है ना, यानी कि जीन प्याज विद्यमान रहती चाहे दृष्टि से ओझल हो गई, मतलब दृष्टि सामने चाहे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वस्तु ही नहीं है, वस्तु होती है। आंसर क्या हो गया है, डाइजेस्ट। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम पेट है क्या, किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए, है ना, मिलाया नहीं गया है, मिलाया जाता कह देते, फॉर्टिफिकेशन कहते, मिलाया नहीं गया है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को निकाल लिया गया है, मिला देना। तीसरा ए बी दोनों, चौथा कोई नहीं। आंसर हम लोगों ने क्या लगाया था कि 3 ऑप्शन थे, शायद तीनों ही ऐसे ही कुछ दिखा दे रहे हैं, तो भी वो क्या है, अडल्ट्रेशन ही है। आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है, खाद्य मिलावट कहा जाता है। टहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाती है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, हाथ पैर क्या होते हैं, खुल जाते हैं फिर पीछे मुड़ने लगते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2018, यही अभी जो 18 की अभिव्यक्ति किसकी है, पामर ग्रह है, उस बच्चे को पैसा दीजिए वो अपनी ऐसे मुट्ठी बंद कर लेगा, वो जो आपको फिंगर को बंद करता है उसको कहा जाता है ग्रेस्पिंग। दूसरा है मोरो, जब तेज आवाजों में ऐसे कांप जाए, ठीक है, ओके, चौंक जाए, उसको कहा जाता है मोरो। ठीक है, फिर आपका रूटिंग है और बिबिन्स्की है। हम लोगों ने सारे रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, सहलाया जाता है, तो बच्चे अपने पैर के तलवे को ऐसे देखिए पैर की तरह से पीछे फैला लेता है, उसको क्या आपका क्या हो गया, चाहिए। कॉलर और कफ की सिलाई में इस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब विजुअल जो दिखाई ना दे, वो तिरछी हेमिंग का हम यूज करते हैं। कौन सी है, ओके, और उसमें कितने वर्ग किए गए हैं, ओके। आंसर आपका क्या होगी, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा के चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट का कॉइड रूप है ना। क्वेश्चन नंबर 60 तैयार होता है और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में कुछ और प्रोटीन
बार बार पढ़ते हैं। हिम का मतलब होता है लोहा, नाटा रह जाता है। बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है आपका, क्या हो गया, पी हो गया। आगे पोटेशियम स्विफ्ट, दूसरा है लिंकिंग क्रैक वगैरह है, ये नॉन पॉइंट सोर्सेज सब खाद्य पदार्थ मिला दें और उसको मिला करके हमारा कंप्लीट प्रोटीन हमें मिल जाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल खिचड़ी होता है, पूरा पोषण आहार बन गया। अब आपके पास है जगह पे सी रोटी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के आटों को क्या किया गया है, मिलाया गया और मिला करके पकाया गया। किस पर अप्लाई, टू वाले डायबिटीज मेलाइटस पे अप्लाई होगा, टी वाले पे, टाइप 3 वाला जो डायबिटीज मेलाइटस है उस पे अप्लाई होगा। डायबिटीज का जो टेस्ट है जिसको HbA1c टेस्ट कहा जाता है, हिमोग्लोबिन है, ये किस पर अप्लाई होता है, टाइप 2 के डायबिटीज के लिए होता है। ठीक है, कौन से के लिए, टाइप 2 के डायबिटीज, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ये 4 टर्म हम लोग बहुत बार सुने और मल्टीपल टाइम एग्जाम में भी देखे हैं। स्पॉटिक क्या होता है आप मुझे बताइए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, एक निश्चित अवधि में पूरे विश्व में फैला हुआ और एक बहुत बड़ी जनसंख्या उससे प्रभावित हो रही है, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। जैसे आपका कोविड-19। स्पॉटिक क्या होता है, ये आप खास को रोके। तीसरा ई कोली और लैक्टोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बाइफाइड्स कारक क्या करते हैं, ये ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं। आंसर क्या, स्थानिक महामारी, स्थानीय वाला है ना, जब पर्टिकुलर किसी स्थान पे लोग उससे प्रभावित होने से, पहाड़ी क्षेत्र एक निश्चित समय में प्रफुल्ल दराज की काटा को लोगों को करता है। आप क्या बताएंगे, ये मानव दूध में, मानव दूध समझ रहे हैं ना, क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बाइफाइड्स कारक क्या करते हैं, ये ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, स्पॉटिक छोड़े, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा भी कोई रोग जो यत्र तत्र नहीं देखने को मिल रहा है ना, मतलब उतना प्रभावी नहीं, लेकिन हाँ है, जैसे कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, किसी किसी इलाके में दूर दराज की काटा लोगों को हो रहा है, तो इसको क्या कहता है, स्पॉटिक कहा जाता है। सबसे छोटा संक्रामक का सब ये है, और सबसे बड़ा अभी आपने देखा है पेंडेमिक, जब पूरा विश्व उससे प्रभावित हो, जब एक बहुत बड़ी संख्या एक निश्चित समय में प्रभावित हो रही हो, उसको पेंडेमिक कहा जाता है। और आयोडीन की जगह में आपने पढ़ा ही है स्थानिक महामारी, स्थानीय वाला है ना, जब पर्टिकुलर किसी स्थान पे लोग उससे प्रभावित होने से, पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होती है ना। चलिए आंसर हो गया आपका बिना मधुमेह वाली महिला, मतलब ऐसी कोई महिला जो डायबिटीज है नहीं, ठीक है, बिना मधुमेह वाली। दूसरा प्री एक्लेम्सिया, दूसरा है क्या है, गर्भावस्था मधुमेह, जिसको क्या कहता है, गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। ये गर्भाव और महिलाओं में ये प्रेगनेंसी में होने वाली टॉक्सिटी है, ठीक है। गर्भकालीन विषाक्तता को क्या कहा जाता है, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया के नाम से जाना जाता है। और ये तब देखने को मिलता है जब महिला की उम्र 30 से अधिक हो, महिला मोटी हो, या महिला मदिरा पान कर रही हो, महिला जो है वो दोषपूर्ण भोजन ग्रहण कर रही हो। ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है, बीपी बहुत, ठीक है, क्या है, पहला आपका है कीटाणु। आंसर, भ्रूण की जो लंबाई है वो आधा इंच से 1 इंच तक हो जाती है। पहला आपका है बीजावस्था, है ना, तो ये आपका एम्ब्रियो पीरियड में जो भ्रूण है उसकी लंबाई आधा इंच से 4 पत्र करने में, ठीक है। अच्छा, आपको ये इसको देखना नहीं आता, यदि कोई व्यक्ति है जो कि बूढ़ा है और वो अल्जाइमर का पेशेंट है, ठीक है, शांत करने के लिए क्या कर, पकड़ेंगे और उसके हाथ को सहलाएंगे। पता किस पर बल दिया जाता है, पहला ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, दूसरा संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। 37 वीक, माह की बात करें तो 9 माह, और अगर दिन भी काउंट कर ले तो 7 डे। चंद्रमास की बात करें तो 10 चंद्रमास, है ना। पहला है MA, दूसरा है CA, आप MA यानी कि मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, और गुड़े 100। या किसी से भी ना खेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये दिए। और यही क्वेश्चन आप मॉडिफाई करके उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और जो सिगमंड फ्राइड है, उनकी जो बेटी है यानी अन्ना फ्राइड, वो भी क्या है, नो फ्राइडियन है। तो ऐसे लोगों को रखा था जो फ्राइड, ओके। और स्थान होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, करें ना तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन 4 स्थानों की ऑक्सीजन बंधन बनता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आना है क्वेश्चन नंबर ये है 96। बताइए, किसी भी परितंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण पहला अपघटन, पादप, सभी ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, ये इस लाइन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। धातु देखने को मिलेगी केवल किसको छोड़ करके, पहला है प्रथम शब्द उच्चारण, दूसरा चलना, तीसरा पढ़ना और लास्ट मुस्कुराना। आप बताइए क्या अलग है जो सार्वभौमिक नहीं है।
देखिए प्रथम शब्द उच्चारण, अगर ह्यूमन बेबी है तो बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा प्रथम शब्द से मुझे देगा, है ना, ठीक है। मुस्कुराना ये भी है, वो मुस्कुराना शुरू करेगा। लेकिन पढ़ना ये सार्वभौमिक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर जगह के बच्चे पढ़े ही, हर बच्चा पढ़े ही, है ना, डिपेंड करता है। इसके कहते हैं निष्पन्नता मूल्यांकन, मतलब जो हमारा काम निष्पादित हो रहा है वो कैसा निष्पादित हो रहा है वो। और पूर्वावलोकन आप क्या बताएंगे कि देखिए जब हम आंतरिक मूल्यांकन है, पता है कैसे, आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है, अंदर जाकर के बिल्कुल मूल्यांकन होता है, ठीक है, ऊपरी ऊपरी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का हल्का हमने देख लिया। जब किसी भी काम को आप गहराई से जा करके, ठीक है, आप उसका मूल्यांकन करते हैं, वो कार्य कैसे वो हुआ, वो किस स्तर पर उसकी निष्पन्नता का दर क्या है, ये सब क्या है, आंतरिक मूल्यांकन है। मतलब काफी बेहतर, काफी अंदर जाकर के क्या किया गया है, मूल्यांकन किया गया। आउटलाइन का मतलब जो ऊपर ऊपर कर लिया, रूपरेखा है, हल्का हल्का मूल्यांकन कर लिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लक्षणों में शामिल है। ओके, आप आंसर क्या करेंगे, यस आप आंसर करेंगे नीरस थकान, याद रहिए बोर्डम फटीग। अब समय न कटना, धीमी गति से कटना, ये आपका नेट का क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया अभी था, 2023 का है। आप आंसर करेंगे यस। अगर हम बोर होते हैं ना तो हमको लगता है टाइम ही नहीं पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। गतिविधि में अभिरुचि का भाव, बिल्कुल ठीक है। कार्य से विमुखता, बिल्कुल ठीक है। कार्य निष्पादन क्षमता में कमी के कारण क्या हो रहा है, कुंठाग्रस्तता हो रही है, ठीक है। समय तेजी से बीतना, ये कभी होगा ही नहीं, समय तेजी से बीतना, इसका मतलब बड़ा मजा आ रहा है, आप बहुत इंटरेस्टेड मोड में काम कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर अगर आपको करना है, आप आंसर क्या करेंगे कि ए बी, जैसे लगेगा बीत नहीं रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, एक तो बस था और एक क्या था, सेस कर्टेन था, याद है। तो ए और डी वाला आंसर हमारा, घर में हम क्या करते हैं, जाकर के बैठते हैं कि जाकर सो जाते हैं, काम करते हैं वाला स्पेस है, हम वहाँ पे जाकर के किचन में काम कर रहे हैं, दूसरा हम लॉन्ड्री में लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए लॉन, इसके बाद आप बताएंगे क्या, ईव है, ठीक है। क्या हो गया आपका है कसूती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, आंसर हमें मिल गया है ए। आगे चलते हैं, आप आंसर क्या करेंगे, आप बताएंगे लॉन्ड्री हाउस में घुसने में अगर धुलाई के चरणों की हम बात करें तो देखिए धुलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ये घिसने का काम हम धुलने के पहले करते हैं ना। जब हमने कपड़ा धो दिया तो हम धो के मतलब उसको क्या करते हैं, घिस करके तो धुलते हैं। खंगालना है, व्हाइटनिंग है, जब हमारा कपड़ा धुला जाता है तब हम उस पर व्हाइटनिंग एजेंट लगाते हैं ना, ये रिवाइव वगैरह, माड़ वगैरह, यही क्या स्टफ करने के लिए होते हैं, व्हाइटनिंग नील, ताकि वो हमारा कपड़ा नया जैसा रहे। ये सब कपड़ा धोने के बाद का है। अब सी और डी हमें दिख रहा है, अब हमने देखा सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ है नहीं, और इस ऑप्शन में भी सी डी है, ठीक है। अब घिसना होगा नहीं, हमने इसको काट दिया, ठीक है, यहाँ पे भी काट दिया, ठीक है। अब आप देखिए हम आंसर क्या कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका खंगालना, जब हम धुल लेते हैं तो बताइए, पहला हाइपो एल्यूमिनिया, दूसरा है गुर्दे में पोटेशियम प्रतिधारण, सोडियम और तरल विद्युतीय प्रतिधारण, आपका पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपर एल्यूमिनिया। और दूसरा आपका गुर्दे में प्रोटीन प्रतिधारण नहीं, सोडियम बैन करते हैं, किसी को लीवर संबंधी दिक्कत होती है तो उसका कारण क्या है, सोडियम व तरल विक्रिय मतलब किडनी, ठीक है, प्रतिधारण। देखिए रीनल रिटेंशन एंड सोडियम एंड फ्लूइड, आपका सी हो गया। फिर क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। का परिरक्षण, मतलब अगर हम बढ़िया पैकेजिंग कर रहे हैं फूड पे तो पैकेट देखिए, जो अचार वगैरह आता है उसके पैकेट में सारी चीजें लिखी होती हैं, तो लोग उपभोक्ताओं को अच्छे उत्पाद के बारे में सूचना प्रदान करना और अच्छे उत्पाद को पढ़। आंसर क्या होगा, ए सी डी। सारा है निम्न में से तो अवकाश प्रदान करना, नए उपकरणों की स्थापना। अब देखिए मान लीजिए हम लोगों ने 3E पढ़ा था, 3E ऑफ सेफ्टी, है ना। और देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सेफ्टी एजुकेशन पढ़ा था, सेफ्टी इंजीनियरिंग पढ़ा था, याद है, याद होगा, है ना। अच्छा आपको याद है वो जो हम लोग इको बनाने वाला तीनों में पढ़ा था, याद है, ये ध्यान से बात सुना करिए। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, यही तीन आपको ध्यान में रखने ए बी सी, 3E ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। संप्रेषण ये हमारे यहाँ कब लागू की थी, 1946, 1956, आंसर होगा ना तो होगा 1964 के दौरान। क्वेश्चन नंबर जा करके मिलना है, ये क्या है, आकर्षित हो रही है ना, तो क्या कहा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। और अगर लड़का क्या हो रहा है, ठीक है, अगर लड़का अपनी माँ की तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ओडिपस कहा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा है लड़की है तो इसमें और उसकी
कमर को व्यक्ति के हाथ को नरमी से पकड़ेंगे और रोटेटिव स्टाइल है। अथॉरिटेटिव अधिकार, ये आपका सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 सी। और आपका BDU, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी सही नहीं है। ठीक, आंसर हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। लेकिन आपके नेट में यही वाला लगाया गया, इसको कुछ किया नहीं गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इकाई है वो कौन सी है? फटाफट से आंसर करिए। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की छोटी इकाई, आंसर क्या करेंगे? तंतु यानी कि फाइबर सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि बच्चों और महिलाओं की तस्करी को रोकने से संबंधित था। देखिए 4 दिसंबर 2007 में उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। ये क्या था? ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए था। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा जा रहा है, रक्त और उत्तक ग्लूटेन फ्री डाइट में ही क्या होता है? आपका फैट क्या है वो जल करके ऊर्जा देने लगे। ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता है, जब आपके रक्त में इसकी हाइपर का मतलब। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 125 का सीरीज